माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित वीडियो पाठ एवं निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संकलित कक्षा 11 के छात्रों के लिए विषयवार अभ्यास हेतु प्रश्नमालाओं को लेकर मैं सुदीप कुमार, प्रवक्ता केपी इंटर कॉलेज, अपने विद्वान शिक्षक साथियों डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज एवं श्री जयदीप गांगुली, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी प्रश्नमाला। सबसे पहले गणित विषय की बात करें। प्रिय बच्चों, ये जो भी प्रश्नमालाएं संकलित की गई हैं, तैयार की गई हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसको आप अपनी एक कॉपी बनाइए, रजिस्टर बनाइए और विषयवार उसमें सारे प्रश्नों को आप उतारिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो गणित की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहले अध्याय 1 समुच्चय। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। नंबर 1, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर। नंबर 2, b इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 5 पर प्रश्न संख्या 3 का सेकंड और फिफ्थ पार्ट है। तो इसे आप एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक पर देख भी सकते हैं और सभी प्रश्नों के बाद ये लिखा गया है, तो आप इसको उस पर भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1, 1, 4, 9, डैश डैश डैश, 100। नंबर 2, 5, 25, 125, 625। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? यानी आपको बताना है इसमें कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। नंबर 1, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। नंबर 2, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। नंबर 1, ए। नंबर 2, a, b। नंबर 3, 1, 2, 3 एंड नंबर 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। नंबर 1, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। नंबर इसी में b इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। नंबर 2, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 5। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 3, 4, 5, 6, c बराबर 5, 6, 7, 8 तथा d बराबर 7, 8, 9, 10 है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है a यूनियन b यूनियन c और नंबर 2 आपको ज्ञात करना है b यूनियन c यूनियन d। प्रश्न संख्या 7, यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13 तथा c बराबर 11, 13, 15 है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए।
नंबर 1 यहां पर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यहां नंबर 2 निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। प्रश्न संख्या 8, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि कार्डिनल ऑफ x इज इक्वल टू 17, कार्डिनल ऑफ y इज इक्वल टू 23 तथा कार्डिनल ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38, तो कार्डिनल ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफी, 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। यानी 50 व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति सिर्फ स्पेनिश और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। चलिए अब भौतिक विज्ञान के प्रश्नमाला को देखते हैं हम लोग। अध्याय भौतिक जगत, मापन एवं मात्रक। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। यानी यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर दे रखे हैं मात्रक, उसे इस मात्रक में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, आपको परिवर्तित करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। बी, 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको चेंज करना है लाइट ईयर में। सी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। डी, जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति ग्राम में। प्रश्न संख्या 2, उष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर दे रखा है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा एम के बराबर यानी मीटर के बराबर है, समय का मात्रक गामा सेकेंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा पर पावर -1, बीटा पर पावर -2, गामा पर पावर 2 है। प्रश्न संख्या 3, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। तो यहां पर लंबाई का एक ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बतानी है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगाता है। तो प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगा रहा है, आपको सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी है। प्रश्न संख्या 4, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है, तो आपको बताना है कौन सबसे परिशुद्ध है। ए, एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। बी, एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है।
सी कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। ए 0.007 मीटर स्क्वायर, बी 2.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, सी 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी 6.320 जूल, ई 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एफ 0.006032 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 6, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7, किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 सूत्र दिए गए हैं। तो यहां पर आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन के 4 सूत्र हैं। पहला है a sin 2πt अपॉन कैपिटल T, बी है y बराबर a sin vt, तीसरा है y बराबर a अपॉन कैपिटल T sin t अपॉन a, और डी है y बराबर a अपॉन √2 sin 2πt अपॉन कैपिटल T प्लस cos 2πt अपॉन कैपिटल T, जहां पर a कण का अधिकतम विस्थापन आप सब जानते हैं, v कण की चाल, t गति का आवर्तकाल है। आपको विमीय आधारों पर गलत सूत्रों को निकालना है, यानी आपको इन चारों में से ये बताना है विमीय आधार पर कि इनमें से कौन कौन सूत्र गलत हैं। तो ये आपको यहाँ पर निकालना है विमीय विश्लेषण से विमीय आधारों पर। प्रश्न संख्या 8, कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य A, B, C तथा D से इस प्रकार संबंधित है। ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, P बराबर a³ B स्क्वायर अपॉन √c इंटू D। ठीक है, A, B, C तथा D के मापने में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% हैं। राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? तो आपको इस राशि P में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे? प्रश्न संख्या 9, हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में यह दूरी कितनी है? तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? पारसेक में। यह तारा अल्फा सेंटोरी नामक तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्ष में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर हैं से देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है। कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है, इसके द्वारा जनित अन्वेषी तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच काल विलंब यानी जो टाइम लैग है वो 77.0 सेकेंड है। शत्रु की पनडुब्बी कितनी दूर है? दिया है जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकेंड। चलिए कक्षा 11 रसायन विज्ञान की बात करें। अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। प्रश्न संख्या 1, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। तो सोडियम सल्फेट में जितने भी तत्व हैं उपस्थित हैं सभी का द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। प्रश्न संख्या 2, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है?
प्रश्न संख्या 3, यदि मेथनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम पर लीटर हो तो इसके 0.25 कैपिटल एम यानी मोलर के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 4, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। नंबर 5, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 6, 0.5 मोल Na2CO3 और 0.50 कैपिटल M Na2CO3 में क्या अंतर है। ये मोल है, ये कैपिटल M यानी मोलर, में दोनों में आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 7, एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें एथेनॉल का मोल अंश 0.040 है। मान लें कि जल का घनत्व 1 है, तो यहां पर जल का घनत्व आपको 1 मान करके चलना है। कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 1 जीव जगत। जीवों को, प्रश्न संख्या 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, तो आपको बताना है क्या रीजन है वर्गीकृत करने का। प्रश्न संख्या 2, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 3, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। नंबर 1 संघ, नंबर 2 वर्ग, नंबर 3 कुल, नंबर 4 गण और नंबर 5 वंश। प्रश्न संख्या 5, पौधों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 6, प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। अब आगे के अंग्रेजी विषय को लेकर के हमारे शिक्षक साथी श्री जयदीप गांगुली जी आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Dear students, welcome once again to the questionnaire session of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. I am Jaydeep Ganguly, lecturer of English in Anglo-Bengali Inter-College, Prayagraj, and today I shall be discussing the questions in figures of speech for class 11th English. Pay attention for this topic. The students can refer to page number 58 to 60 of the class for English e-book that is available in the official website. Please note down upmsp.edu.in under the non-NCERT books section. Hope you all have gone through the video and understood all about figurative or figure of speech. So here you have to identify the figures of speech in the following lines. Children are God. Second, she is as lovely as a flower. Third, O king, you are great. The next set of questions. Fourth one, I can bring you all the stars if only you wish. Fifth one, this is an open secret. Sixth, bees are buzzing. Seventh, time waits for none. The eighth one, you are a sweet pain. Ninth, the whole world is a stage. And last one, you act like a king. So I hope you have gone through the figures of speech and you only have to identify whether it is simile, metaphor, oxymoron, personification, hyperbole, etc.
Now, the first chapter of your main course book, a photograph. Answer the following questions in short. You have to answer in brief. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? Now pay attention. On page number 12 of the NCERT textbook, Hornbill, this is question number 1. The next question is, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? This appears on page number 12 of the NCERT textbook, Hornbill. This is question number 3. Third question, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? You will find this question on page number 12 of the NCERT textbook, Hornbill. This is question number 4. Then question number 4 is, what is the meaning of the line, both ride with the labored ease of loss? This is question number 5 from the same book. Now question number 5, the 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? This is question number 7 from the same book. कक्षा 11 के छात्रों के लिए जो प्रश्न अभ्यास प्रश्नमाला के रूप में मैं लेकर उपस्थित हूं, डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी पाठ 1, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समयावधि बताइए। दूसरा सवाल देखें आप, द्विवेदी युग के 4 प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। तीसरा सवाल आपके लिए है, किन्हीं 2 युग प्रवर्तक लेखकों का नाम बताइए एवं युग का काल विभाजन भी बताइए। इसी पाठ का चौथा सवाल है, भारतेंदु युग के समकालीन किन्हीं 4 हिंदी गद्य लेखकों का नाम बताइए। आइए प्रश्न अभ्यास के लिए जिन प्रश्नों को हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संकलित किया है, वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5वां सवाल है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 6ठा सवाल देखें आप, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? और 7वां प्रश्न है, दिए गए कृतियों की विधाओं का नाम लिखिए। अब ये कृतियां दी गई हैं। पहली कृति है शतरंज के खिलाड़ी और दूसरी है अशोक के फूल। इन कृतियों की विधाओं का नाम आपको बताना है। 8वां प्रश्न है, किसी एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। और 9वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा के एक संस्मरण का नाम बताइए। 10वां प्रश्न, मुंशी सदा सुखलाल की रचना का नाम बताइए। और 11वां सवाल आप देखें, योग वशिष्ठ किसकी रचना है? यह आप सामान्य हिंदी के अंतर्गत देख रहे हैं। दूसरे पाठ की ओर हम चलते हैं, जिसका नाम है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आप पहला सवाल देखें, आल्हखंड का दूसरा नाम बताइए। छात्र यहाँ थोड़ा सा सजग हो जाएं। आल्हखंड शब्द को देखें, जब अकेले आल्ह लिखना होगा तो वो आल्हा लिखा जाएगा, और जब खंड के साथ लिखना होगा तो आल्ह लिखा जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार का भ्रम आपको नहीं होना चाहिए। आल्हखंड का दूसरा नाम बताइए। दूसरा सवाल आप देखें, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? और तीसरा प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? चौथे सवाल के रूप में, कबीर दास जी किस धारा के कवि हैं? और 5वें प्रश्न के रूप में, बिहारी सतसई किसकी रचना है? आप देखें 6ठा सवाल, तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? और 7वें सवाल के रूप में, भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के एक एक कवि का नाम बताइए। ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। 8वां सवाल, सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा के एक एक कवि का नाम बताइए। इसी अध्याय का 9वां सवाल, महाकवि सूरदास की 2 रचनाओं का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 10 देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुखतः कितने कालों में बांटा गया
है? काल विभाजन तिथि सहित स्पष्ट कीजिए। और 11वां सवाल देखें, अष्टछाप के किन्हीं 2 कवियों का नाम बताइए। आगे चलते हैं, कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत पहला जो आपका पाठ है कबीरदास साखी, जिसका शीर्षक है साखी से पहला सवाल, साखी से क्या अभिप्राय है? कबीर के दोहों को साखी कहने का क्या औचित्य है? दूसरा सवाल, गुरु के स्वरूप और महत्व पर कबीर के विचार स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल है, रहस्यवाद का क्या अर्थ है? उदाहरण देते हुए समझाइए। और चौथे सवाल के रूप में साखी के आधार पर कबीर की भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। आगे बढ़ते हैं और 5वें सवाल की ओर चलते हैं। आप देखें, कबीर की रचनाओं में अंतर्निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। छठा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ बताइए। ये पंक्तियां आपके सामने हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समाणी समद में शोकत हेरी जाए। 7वें प्रश्न के रूप में आपके समक्ष, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित बताइए। आप उदाहरण सहित इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए, हिंदी के बाद अब हम चलते हैं देववाणी संस्कृत की ओर, जिसमें चंद्रापीठ कथा। अब आप देखें, आसीतपुरा से लेकर अवष्टभ्य तस्थौ तक से संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आसीतपुरा शूद्र को नाम। ये इसके बाद रिक्त स्थान है, फिर अपससार। इस प्रश्न के जो खंड हैं वो है, पुरा किम नाम राजा आशीत। ये आप देखें, ये जो आपका गद्य खंड है, गद्यावतरण है, इसके बीच से संबंधित ये प्रश्न है, पुरा किम नाम राजा आशीत। इसका दूसरा उपखंड, शूद्रकस्य राजधानी का आसीत। तीसरा, एकदा शूद्रकस्य समभान मंडपे का आगता। पुनः देख रहे हैं इस सवाल को, एकदा शूद्रकस्य सभा मंडपे का आगता। और चौथा खंड है, चांडाल कन्यका कुतः आगता। और 5वां, सुकस्य नाम किम आसीत। ये संस्कृत विषय के उपर्युक्त जो गद्यावतरण था उससे संबंधित प्रश्न। दूसरा आप देखें, अस्ति मध्य देशा अलंकार भूता से लेकर मत संवर्धन परः अभवत के बीच के ये प्रश्न है। मध्य देशा अलंकार भूता मेखलेव भुवः का अस्ति, ये पहला खंड। दूसरा, केन सरिता परिगतम आश्रमम पदम। तीसरा, पितुः जीर्ण कोटरे कया सह निवसतः। और चौथा है, पंपा विधानम सरह कुत्र आसीत। तीसरा आप देखें, प्रश्न संख्या 3 को देखें, जिसमें एकदा तो प्रभाते से लेकर विलंब तक है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला खंड देखें, तस्मिन महावने कस्य ध्वनि उचलत। और दूसरा है, मृगया कोलाहल ध्वनिम आकर्ण्य कुत्र अविषम। और तीसरा है, वनांतरात अभिमुखम आपतत किम अद्राक्षम। आगे बढ़ते हैं अगले इसी प्रश्न के अगले खंड की ओर। आपीय शब्द में प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। 5वां है, तस्मात् सरसः सलिलम अंत्यक्षम कमलिनी पत्र पुटेन आदाय आपीय धौत पडगा निर्मला मृणालिकाश्च अदसत। इस अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये जो अंश आपके सामने है, इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतरिते च सबर सेनापतौ से लेकर अवष्टभ्य तस्थौ के बीच के जो इससे प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर देना है। पहला है, जीर्ण सबरः किम अपश्यत। दूसरा, मरण भयात उद्भ्रांत तारका कह। तीसरा है, कह सुख सावकान अपगताशून कृत्वा छितौ अपातयत। और चौथा है, उद्भ्रांत तारकाम का शाब्दिक अर्थ लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं और कक्षा 11 इतिहास की ओर चलते हैं। भाग 1 अध्याय 2 लेखन कला एवं शहरी जीवन से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शहरी जीवन के प्रारंभ होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई। इस प्रश्न को आप एनसीईआरटी की किताब में भी देख लेंगे। दूसरा प्रश्न, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। और तीसरे प्रश्न के रूप में आपके समक्ष लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है,
मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठे प्रश्न के रूप में मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, विवेचना कीजिए। इन सारे प्रश्नों को आप एनसीईआरटी की किताब में जो पृष्ठ संख्या आपको स्क्रीन पर दिख रही है उससे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए कक्षा 11 भूगोल विषय की ओर चलते हैं, जिसमें आज जो प्रश्नमाला तैयार की गई है उसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में इसका पहला प्रश्न है, भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों का नाम लिखकर उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है, मानव भूगोल की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। इसे भी आप एनसीईआरटी की किताब में देख सकते हैं कि यह प्रश्न कहां से है। भौतिक भूगोल के महत्व को संक्षेप में लिखिए। और चौथा सवाल है, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, इसका संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है। इस प्रकार भूगोल के प्रश्न समाप्त हुए। आइए अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी भाग 1 अध्याय 1 परिचय पाठ का नाम है, जिससे ये प्रश्न बनाए गए हैं। पहला सवाल है, अर्थशास्त्र के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जाता है। दूसरा सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से आप क्या समझते हैं। ये अर्थशास्त्र के सवाल हैं जो भी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे। तीसरा सवाल है, सांख्यिकी का एकवचन तथा बहुवचन में अर्थ स्पष्ट कीजिए। और चौथा सवाल आप देखें, सांख्यिकी में मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, दोनों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। देखें आप, सांख्यिकीय विधियां आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उन्हें हल करने के लिए नीतियों के निर्माण में किस प्रकार सहायक हैं। यह भी एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा, इसका वर्णन यहां अंकित है। प्रश्न संख्या 6, सांख्यिकीय विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती, टिप्पणी लिखिए। इस कथन पर आपको अपनी टिप्पणी लिखना है। आइए चलते हैं अब कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की ओर। खंड का भारत का संविधान अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा सवाल है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप दत्तचित्त होकर पढ़ लेंगे। तीसरा सवाल, संविधान का प्रथम कार्य क्या है। और चौथा प्रश्न, संविधान सरकार की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है। पांचवा सवाल देखें आप, नेपाल के संविधान निर्माण के विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार आपकी मौलिकता क्या है यह भी इसमें संवर्धित होगी और इसका उत्तर आप दे सकेंगे। छठा सवाल देखें, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का होना आवश्यक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन सारे सवालों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की जो बुक है आपके लिए प्रेस्क्राइब, उसमें देख सकेंगे। 7वां सवाल है, भारतीय संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। आपको ज्ञात होगा भारतीय संविधान सभा बनी थी स्वतंत्रता के साथ, अपने देश के लिए संविधान बनाई, तो उसके स्वरूप के बारे में। और 8वां सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव के 3 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार आज की प्रश्नमाला की यह श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आगे जो वीडियो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आपके लिए संचालित किए जाएंगे, उन वीडियो से संबंधित आपके निर्धारित पाठ्यवस्तु के सापेक्ष प्रश्न बैंक आपको दिया जाएगा, जिससे आप अभ्यास करके अपने को सक्षम बना सकें और आपका पाठ्यक्रम आपको भली भांति तैयार हो जाए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।